Hello students, this is Prerna Misra and you all are welcome in Vats Institute of Science and English. Guys, today I am going to explain the next part of chapter 2, that is the Sehnai of Bismillah Khan. बिस्मिल्लाह खान का सहनाई। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें, डू यू नो दिस पीपल? क्या आप लोग इन जो जितने भी यहाँ ये लोग हैं इनको आप जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? कि कैसा इंस्ट्रूमेंट ये बजा रहे हैं, ये प्ले कर रहे हैं। थिंक ऑफ द सहनाई and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. सहनाई के विषय में सोचते ही हमारे जहन में शायद एक ख्याल आता है और हम इमेजिन करते हैं कि या तो शादी का होगा कोई, या उससे मिलता जुलता कोई ओकेजन होगा या फंक्शन होगा, कार्यक्रम होगा। The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sehnai maestro, playing this instrument. ये जो है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है जो कि सहनाई वादक थे और इस इंस्ट्रूमेंट को वो बजाते थे। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. ये उस समय की बात है जब इम्परेटर औरंगज़ेब जो थे, बादशाह औरंगज़ेब जो थे, उन्होंने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर रोक लगा दिए थे, वो बैन कर दिए थे इसे। जो ये क्या कहलाता था? कॉल्ड पुंगी। उस बादशाहियत रेसिडेंस में जो होता था ये उस समय ये पुंगी कहलाता था। इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। उसका साउंड कैसा था? तो अच्छा नहीं था, अनप्लीजेंट था, जो कि सुहावना नहीं था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो है वो क्या हो गया? एक जेनरिक नेम बन गया। जो नॉइज मेकर्स होते थे उनका एक ये जेनरिक नेम बन गया, यानी कि जनरेशन, पूरे जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन यही नाम रहा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग सोचते थे कि यह फिर इस पर जो ये बैन लगा हुआ है ये फिर हटाया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, उस फैमिली का एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, ए बार्बर, who had access to the royal palace, decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर जो था, जो कि उस फैमिली का प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, एम्परर औरंगज़ेब के दरबार का, who had access to the royal palace, decided to improve the tonal quality of the pungi. वो कहते हैं कि ये पुंगी का जो टोन था उसके क्वालिटी को वो इम्प्रूव करने का निश्चय किया। ओके, ही chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. वो क्या किया? तो एक पाइप चूज़ किया जिसमें कि विथ ए नेचुरल होलो स्टेम, एक छिद्र वाला, जो कि स्वतः जिसमें छिद्र था उस टाइप का एक पाइप वो चूज़ किया। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि लंबा था और चौड़ा था, देन द पुंगी से ज़्यादा। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी में क्या किया? तो 7 होल बनाया, यानी कि 7 छिद्र बनाया। व्हेन ही प्लेड ऑन इट,
closing and opening some of these holes. जब वो इसको बजाता था तो उससे उसके कुछ होल से कुछ आवाज़ निकलता था बंद होने का और खुलने का. Soft and melodious sounds were produced. उससे कैसा ध्वनि निकाला गया? सॉफ्ट और मेलोडियस, जो कि सुरीला हो. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. अब उसने क्या किया? तो उस इंस्ट्रूमेंट को राज दरबार में बजाया और सब लोग उसे सुनकर काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. वो जो इंस्ट्रूमेंट था जो कि पुंगी से कुछ डिफरेंट था, उसका एक नया नाम दिया गया. As the story goes, since it was first played in the Saz chambers and was played by a nai. जैसा कि ये कहानी आगे जाता है, सिंस जब ये पहली बार इसे बजाया गया शाह के चैम्बर में और एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया, सो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सहनाई. इसीलिए उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम पड़ा? सहनाई नाम पड़ा. द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ये सहनाई का जो साउंड था, ध्वनि था, ये इस तरह से इसे जाना जाने लगा. ये कंसिडर्ड लोगों के बीच में एक विचार बन गया कि ये कैसा था? ऑस्पिशियस था, अच्छा संकेत देने वाला था. एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और इस कारण से ये जो है मंदिरों में इसे बजाया जाता है. एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट. इंडिस्पेंसेबल मीन्स विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता. तो नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग होता है वहाँ पर सहनाई जो है वो मुख्य रूप से उसे रखा जाता है, जिससे कि माहौल जो है वो काफ़ी सुखद हो जाता है, काफ़ी सुंदर हो जाता है. इन द पास्ट, भूतकाल में, बहुत पहले की बात है, द सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबैट और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. पहले क्या था? तो द सहनाई जो था वो पार्ट था किसका? नौबैट का, जो कि ट्रेडिशनल इंसेंबल था, जो 9 इंस्ट्रूमेंट से मिलकर जो था वो बना हुआ था, उससे आवाज़ निकलता था, वो प्रोनाउंस किया जाता था, जिसमें कि 9 ध्वनियाँ थी. 9 इंस्ट्रूमेंट का उसमें ध्वनि था. एट रॉयल कोर्ट्स, दरबार सब में उस समय ऐसा इस तरह से उसे बजाया जाता था. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. अभी भी क्या है, इसका यूज़ होता है कहाँ? तो टेम्पल्स में और शादी ब्याह के माहौल में और मंदिरों में भी इसका यूज़ होता है, ये बजाया जाता है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इसका क्रेडिट जो है, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय किसे है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. ओके. एज ए 5-year-old, 5 वर्ष का एक बच्चा, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. बिहार के डुमराव ज़िलों में ये बिस्मिल्लाह खां जो थे वो एक पुराने पॉन्ड के नज़दीक गिल्ली डंडा खेला करते थे. ओके. वो कहाँ था? तो वो बिहार के डुमराव में रहते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. वो क्या करते थे? वो जाया करते थे, बिहारी जी के टेम्पल में जाया करते थे और वहाँ पर वो रेगुलरली
भोजपुरी चैता गाते थे। और जब वो फंक्शन ख़त्म होता था तो उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था 1.25 kg का। ओके, ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वो प्राइज़ दिया जाता था वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनके द्वारा। दिस हैपेंड 80 years एगो। ये कब हुआ था? तो ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यही जो बच्चा है, द लिटिल बॉय, यही छोटा सा लड़का ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को लेने के लिए ये ट्रेवल्ड किया, काफ़ी जगहों में ये ट्रेवल किए, यात्रा किए। और ये सिविलियन अवार्ड क्या था? तो भारत रत्न था। ओके, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। इनका जन्म कब हुआ था? तो 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह जो थे वो जाने जाते थे, वो काफ़ी बड़े फैमिली से थे और वो बिहार के थे। और बिहार में एक बड़े म्यूजिशियंस फैमिली से आते थे वो। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी जो थे, वो रसूल बख्श खां थे। वो उनका नाम था रसूल बख्श खां। was the Sehnai Nawaz of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी भी जो रसूल बख्श खां थे वो सहनाई नवाज थे। कहाँ के? भोजपुर किंग के कोर्ट के। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श और भी जो उनके जितने पूर्वज थे वो सभी इस सहनाई से वो जुड़े हुए थे, उसको बजाते थे वो। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। और ये जो छोटे बच्चे थे बिस्मिल्लाह खान, इनको बहुत जल्दी, बहुत अर्लियर इनको लाया गया म्यूज़िक सिखाने के लिए। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस। जब वो 3 साल के थे तभी उनकी माँ जो थी वो उस बिस्मिल्लाह खां को बनारस छोड़ दिया उसके मामा के यहाँ, जो कि वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। काफ़ी वो उससे फैसिनेट रहते थे, आकर्षित होते थे। वो जो देखते थे बिस्मिल्लाह अपने अंकल को सहनाई का प्रैक्टिस करते हुए, वो काफ़ी उससे मंत्रमुग्ध रहते थे। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल। जल्दी ही वो सीख गए अपने अंकल का साथ देने के लिए, साथ देना वो सीख गए। उनके अंकल का क्या नाम था? अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज इम्प्लाइड टू प्ले द सहनाई। और ये अली बख्श कहाँ बजाते थे? तो बनारस के विष्णु टेम्पल में वो बजाते थे, जहाँ पर वो सहनाई बजाने के लिए उनको रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो थे वो सहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह एकदम ध्यानपूर्वक उनको देखते रहते थे लास्ट तक। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे क्या हो गया, वो भी उनके साथ बैठने लगे और प्रैक्टिस करने लगे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का। पूरे दिन जो है वो प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya. For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. जल्दी ही क्या हो गया, समय के साथ जो है क्या हो गया, वो जो टेम्पल था बालाजी का और मंगला मैया का और गंगा के किनारे, वो सभी लोगों के लिए एक फेवरेट स्थान बन गया प्रैक्टिस का।
The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai. वो जो फ्लोइंग था गंगा माता का जो वाटर था, वो जो पानी बहता था, उससे उनको एक इंस्पिरेशन मिलता था, वो इंस्पायर्ड होते थे उससे और इम्प्रोवाइज करते थे एंड इन्वेंट और नया नया खोज करते थे, नया नया राग का। इस सहनाई में ही नए नए राग को वो इन्वेंट करते थे दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड, जो कि उस समय बहुत एक विचार योग्य बात होती थी कि इतना कम उम्र में इतना अच्छा कोई भी बच्चा जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, कैसे सीख सकता है। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह एक्कम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष के एज में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ वो भी साथ दिए थे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, और जब वो फंक्शन जो है ख़त्म हुआ तो उस्ताद फयाज़ खान जो थे वो उस यंग बच्चे के पीठ को थपथपाए और बोले, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि तुम मेहनत करो और तुम ऐसा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और ऑल इंडिया रेडियो का जब ओपनिंग हुआ था उस समय 1938 में लखनऊ में ही बिस्मिल्लाह खान का वहाँ बिग ब्रेक हुआ था, वो वहाँ स्टार्ट किए थे। ही सुन बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्द ही वो क्या हो गए तो उनको सुना जाने लगा रेडियो पर भी शहनाई प्लेयर के रूप में। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन भारतीय बने शहनाई से अपने देश को ग्रीट करने के लिए। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. उन्होंने अपना पूरा दिल से, वो अंदर से अपने आप को पूरे शक्ति को उसमें डाल दिए और वो राग काफ़ी उस शहनाई के माध्यम से राग काफ़ी को उन्होंने गाया। और रेड फोर्ट पर जितने भी ऑडियंस थे, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जिन्होंने कि बाद में उनका जो स्पीच हुआ था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसमें उन्होंने बतलाया है, वो भी मंत्रमुग्ध हो गए इसे सुन के। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जो है वो उन्होंने काफ़ी यादगार परफॉर्मेंस दिया है। कहाँ कहाँ तो हर जगह, बहुत इंडिया भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर खान वाज सो टेकन इन बाय द मेंस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। उनका जो फर्स्ट ट्रिप था वो कहाँ का था तो अफगानिस्तान का था। ओके, वेयर जहाँ पर किंग जहीर खान शाह जो थे उन्हें मेंस्ट्रो बजाने के लिए कहा गया और उस बजाने के लिए उन्हें गिफ्ट दिया गया हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट दिया गया और बहुत सारा मेमोरेबल चीज़ दिया गया। ओके, सोवेनियर्स आप देख रहे हैं यहाँ मीनिंग दिया है, द थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अफ़गानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो कि उनके म्यूज़िक से, बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से फैसिनेटेड हुए, आकर्षित हुए, मंत्रमुग्ध हुए। बट फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah
play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए इनके शहनाई को सुन के। ओके, दैट ही नेम्ड ए फिल्म, उसके बाद उन्होंने इस अपने फिल्म का नाम रखा इस इंस्ट्रूमेंट पर। आप सभी अभी नहीं सुने होंगे, लेकिन एक फिल्म आई थी गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस। वो फिल्म जो था काफ़ी हिट रहा और उसमें बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था, दिल का खिलौना हाय टूट गया। उसमें एक गाना था, ये काफ़ी फेमस हुआ। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ओके, एकदम रिकॉर्ड ब्रेकर हो गया ये पूरे राष्ट्र में। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two, Vijay Bhatt's Gunj Uthi Sehnai and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sanidhi Apna. I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। कि वो जोर देकर कहते हैं कि मैं भी इस फिल्मी ग्लैमर से, मुझे इसके अननेचुरलिटी से मुझे काफ़ी, मैं इस पर काफ़ी इससे दूर रहता हूँ। और इनको दो फिल्म में दिया गया, प्लेस दिया गया इनके म्यूज़िक को। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन जो था, पहचान जो था, वो काफ़ी गहरा हो गया और तेज़ी से बढ़ता चला गया। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय थे जिनको कि इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए। कहाँ? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। और उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल में है उसमें भी उन्होंने भाग लिया। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और वहाँ भी केन जो ये आर्ट फिल्म फेस्टिवल होता है ओसाका ट्रेड में, वहाँ भी वो गए। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। सो वेल नॉन, इतना अच्छा, इतने जाने जाने लगे ये कि ही बिकम इंटरनेशनली, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति उनको मिलने लगी। उनके नाम पर तेहरान में क्या रखा गया? तहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। इनको ये सारा अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण भी मिला। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। और 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और जब इनको वो पहनाया गया, भारत रत्न से जब इनको सम्मानित किया गया, तब इनके आँखों में एक चमक थी और ये काफ़ी खुश थे। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से, कि मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, जो कि भारत का, हिंदुस्तान का क्या है, एक पुरानी
ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि पश्चिम जो है वो भी अब आज हमारे म्यूज़िक को सीखना चाहता है। In spite of having travelled all over the world, खान साहब as he is fondly called, कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमने के बावजूद भी खान साहब जो थे, इनको शौक से खान साहब भी बोला जाता था, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद कौन कौन सा था, बनारस था और बिहार का डुमराव था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों उनके लिए विश्व का सबसे सुंदर शहर था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA, उनका जो एक स्टूडेंट था वो चाहता था कि उनको शहनाई USA में एक शहनाई स्कूल में हेड बनाया जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उस स्टूडेंट ने इनसे इतना कहा कि वो बनारस के जैसा ही वहाँ भी एटमॉस्फेयर बना देंगे, वैसा ही टेम्पल्स बना देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप यहाँ पर गंगा माता भी लाएं, गंगा भी अगर यहाँ लाएं तब मैं यहाँ रुकूँगा। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। और बाद में ये याद करते हुए बतलाते हैं, कहते हैं कि दैट इज़ वाई, यही कारण है कि जब भी मैं फ़ॉरेन विदेशों में जाता हूँ, आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, मैं सोच रखता हूँ हिंदुस्तान को देखने का। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस को सोचता हूँ और पवित्र गंगा को सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं मिस करता हूँ क्या, तो डुमराव का यूनिक मत्थे को ये मिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इंटरव्यू के विषय में ये बतला रहे हैं। कुछ इंटरव्यू इनका हुआ है, उसमें शेखर गुप्ता है कोई, वे व्हेन पार्टीशन हैपेंड, वो पूछ रहे हैं इनसे कि जब पार्टीशन हुआ था, डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आप और आपका फैमिली जो था वो पाकिस्तान जाना नहीं चाह रहे थे? बिस्मिल्लाह खान वो जवाब देते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान जानते हैं, मी लिव बनारस, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, वो जो बॉर्डर क्रॉस किए तो वो सिर्फ यही कहा कर कि मैं आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ कुछ देर के लिए रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और उन्होंने नमस्कार किया पाकिस्तानीज़ को एंड सलाम वालेकुम वो इंडियंस को बोले। आई हैड ए गुड लाफ, और तब इनको, इस शेखर गुप्ता को काफ़ी हंसी आई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो ये लाइफ है वो क्या है, एक परफेक्ट, एक सुंदर एग्जाम्पल है भारत के सांस्कृतिक परंपराओं का। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि इनके जैसा डिवोट मुस्लिम जो था वो भी एक्सेप्ट करता था। काशी विश्वनाथ के मंदिर में वो प्रत्येक दिन, हर मॉर्निंग, हर सुबह वो क्या करते थे, वो सहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। लंबी बीमारी के बाद ये इनका 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हो गया। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning।
इनको काफ़ी सम्मान दिया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, और राजकीय सम्मान के साथ इनका फंडरल भी हुआ। भारत सरकार की तरफ से एक दिन का शोक भी घोषित किया गया। इस तरह से इस चैप्टर के माध्यम से हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के विषय में जाना, इनके डिवोशन के विषय में जाना, और भारत के एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को भी जाना, क्योंकि एक मुस्लिम होकर के इन्होंने एक परंपरा को हिंदू के टेंपल में ये रेगुलर बजाते थे, हर मॉर्निंग में, हर सुबह ये बजाते थे शहनाई। ये एक बहुत बड़ी, भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति को भी दिखलाती है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा, और इसलिए मैं एक एक लाइन को हिंदी में बतलाई हूँ। आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िए और एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए। इसमें कुछ ऐसा है, लाइंस जो है वो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर आएगा, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम भी ज़रूर आएगा, और जो चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।